के साथ जो जो चीजें की है एक एक करके डिकोड करके समझा देता हूँ। शुगर छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक बात है। जो मैं इंसुलिन स्पाइक की बात कह रहा था, कैंसर प्रमोटर का काम करता है। कैंसर पेशेंट को नहीं, आम तौर पे भी शुगर नहीं लेना चाहिए, एडेड शुगर इंसान को। मतलब ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब उसके बिना इंसान जिंदा नहीं रहेगा। बट ग्लूकोज इज नॉट एसेंशियल द फूड, आपके खाने में जरूरी नहीं है। हमारे बॉडी में सिस्टम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो प्रोटीन को फैट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना देता है, बॉडी को दे देता है। तो आप जब एडेड शुगर लेते हैं तो उसको पंप करके जमा किया जाता है, इंसुलिन स्पाइक होता है और सारी बीमारियों का कारण है शुगर। जॉन येटकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिटेन का है, उसने किताब लिखी प्योर वाइट एंड डेडली, 1978 में उसने रिसर्च पब्लिश कर दिया। प्योर मतलब रिफाइंड, वाइट मतलब ऑल वाइट, वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, डेडली जान ले लेगा। उसकी किताब को दबा दिया गया, रिसर्च पेपर को दबा दिया गया। क्यों? उसके बाद इस इंडस्ट्री ने, ग्लूकोज मतलब शुगर इंडस्ट्री, बहुत बड़ी लॉबी है ये, शुगर की लॉबी। उन लोगों ने कुछ सो कॉल्ड बिकाऊ डॉक्टर से अमेरिका में पेपर पब्लिश करा के ये दिखाया गया कि मेन दोषी शुगर नहीं है, फैट है। चर्बी कम करो, खाने में तेल की मात्रा कम करो। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको ब्लेम किया गया। जॉन एटकिन का जब रियलाइजेशन लोगों को हुआ तो 2006 से फिर इस कॉन्सेप्ट को उठाया जाने लगा। अब डॉक्टर हर जगह चर्चा कर रहे हैं कि ये फॉल्स पेपर क्यों पब्लिश हुआ। लेकिन मैं सफेद चीनी तो बंद कर दूंगी, मैं चावल भी बंद कर सकती हूँ, ब्रेड भी बंद कर सकती हूँ, नमक कैसे मैं बंद करूंगी सफेद? नमक तो खाने में चाहिए। रॉक सॉल्ट। अच्छा। प्रोसेस्ड नमक, आपका प्रोसेस्ड नमक। डॉक्टर, हमें तो मतलब वो जमाना भी मुझे याद है जब विज्ञापन दिखा दिखा के कि आयोडीन युक्त नमक खाओ खाओ खाओ। अब आयोडीन युक्त नमक खाने लग गए तो अब रॉक सॉल्ट की बात होने लग गई। बता रहा हूँ इसका क्या कारण है। मैंने तो कभी खाया नहीं आयोडीन, तो मुझे तो हाइपोथायराइड नहीं है। अच्छा। नहीं भाई, मैं भी खाती हूँ भाई। सरकारी प्रचार अगर टीवी पे 90 के दशक में आ रहा है। सरकार की मिलीभगत हर समय रहती है, फार्मा लॉबी से और फूड लॉबी से। नहीं, पर वो घेंगा नामक रोग जिसके बारे में एडवर्टाइज करके बताया सब जाता है, हिमालयन बेल्ट में है, सिर्फ सब है हिमालयन बेल्ट। सब हिमालय की तराई में जो लोग रहते हैं, बाकी में नहीं है। आयोडीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सही बात। पर मुझे तो यही पता है कि शायद हम आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं इसलिए घेंगा बंद हो जितना नमक गया। आप खा रहे हैं वो समुद्र से निकल रहा है। माइक्रोप्लास्टिक समुद्र के नमक में भरा पड़ा है। इसकी भी चर्चा सिद्धू ने की है कि हम आयोडीन नमक नहीं खाते हैं, रॉक सॉल्ट या सीधा नमक, ऐसा कुछ बताया है। उस माइक्रोप्लास्टिक से आपके बॉडी में नहीं जा रहा है। नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स है। माइक्रोप्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए, BSA, थैलेट्स, PTHALATES, थैलेट्स, PFAS, PFOS, इसकी मात्रा है, जो कार्सिनोजेनिक भी, मतलब कैंसर कराता है, कैंसर है तो उसको प्रमोट करता है। हाल ही में ये रिपोर्ट आई भी थी और मैंने इनफैक्ट इसके ऊपर रील भी बनाई थी कि हर पैकेट नमक या शुगर सब में माइक्रोप्लास्टिक है। ये क्योंकि सोर्स में ही है। रॉक सॉल्ट में अभी तक ये माना जाता है या तो प्लास्टिक वहाँ नहीं पहुँचा है या कम पहुँचा है। तो आप नमक की डेली लेके आराम से खा सकते हैं, आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। आयोडीन कमी या थायराइड डेफिशिएंसी जो महिलाओं में आज ऑलमोस्ट 40% महिलाएं, हाँ, खास करके शहरी महिलाएं थायराइड की गोली ले रही हैं। उसके पीछे का नमक वजह थी, आयोडीन नमक। उसके पीछे की वजह है प्लास्टिक। बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म कराता है। पुरुषों में एज़ोस्पर्मिया मतलब बांझपन कराता है, स्पर्म काउंट कम करता है और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद कैंसर कराता है। आज से पैकेट वाला नमक बंद और रॉक सॉल्ट खाना शुरू करें। रॉक सॉल्ट लीजिए, घर में उसको अपने कूटिए, चूरा बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा अनडुएबल, जैसे कि उस पहाड़ी पे काले गाय का दूध निकाल के रात में शीत में रखो, पूर्णिमा की रात को, अगले दिन सुबह पियो। ऐसा कुछ नहीं होता है। विज्ञान ऐसे नहीं चलता है। विज्ञान वो बातें बताएगा जो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं भी साइंस की बात करूंगा, आप भी साइंस के बाद अमेरिका में बैठा कोई भी उसी साइंस की बात करेगा। विज्ञान इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, इसलिए विज्ञान चलता है। मैं बाबा हूं, जो मैं कह रहा हूँ वही मान लो, साथ साथ करो। विज्ञान हर समय डिबेट अलाउ करता है, डिबेट करो। तो ये जो शुगर और सॉल्ट है, इससे भी कैंसर हो रहा है? शुगर से डेफिनेटली, हाँ। सॉल्ट में अगर माइक्रोप्लास्टिक है तो डेफिनेटली। पैक्ड फूड पे आप जो भी प्रोसेस्ड फूड खा रही हैं, हाँ। HSSF याद रखें उसके लिए, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। फैट भी कौन सा? पाम ऑयल।
उस पर आप पढ़े लिखा होगा पामोलिन, पामोलिन नहीं लिखते हैं, पामोलिन। पब्लिक को क्या मालूम पामोलिन क्या है? ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो कनोला ऑयल ये अच्छा हार्ट है। के ब्लड वेसल में सूजन कराता है, इसलिए हार्ट अटैक जल्दी आ रहा है लोगों में, कैंसर कराता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसका प्रोटेक्टिव होता है, जो फिश ऑयल में मिलता है, मछलियों में, अखरोट में, फ्लैक्सीड जिसको अलसी बोलते हैं, इसमें ये चीज़ें मिलती हैं। इसकी मात्रा बढ़ाएं और ओमेगा 6 या तो कम कर दें, जीरो कर दें, जो कि आपके फास्ट फूड में है। हाँ, अब जब ये तेल की बात आई गई है, पाम ऑयल की बात आ गई है, तो वो कौन सा तेल है जो खाने में डालना चाहिए? घर पे बनने वाले खाने जो कुकर कढ़ाई में बन रहे हैं, मैं तो उसके लिए पूछ रही हूँ। सरसों का तेल, कनोला ऑयल। रिफाइंड ऑयल, डालडा पहले खाया जाता था, आप लोगों ने शायद बंद कर दिया है, डालडा या देसी घी? देसी घी भी बाजार में कितना शुद्ध है मुझे नहीं पता। हाँ, उत्तरी भारत के लिए शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल अपने पिसवा लें, बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो भी बाजार से नहीं खरीदना। नहीं, सरसों अच्छा। और बहुत सिंपल है। तरीका बताऊंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ पॉडकास्ट में, बताऊंगा कैसे करना है इन चीजों को, बहुत आसान है। हाँ। सरसों का तेल और घी, ये ठीक है। साउथ इंडियन इस पे कोकोनट ऑयल पसंद करते हैं, उनके लिए ठीक है। जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स दो चीज होती है। जेनेटिक्स जो डीएनए हम कैरी करते हैं तो मोर और लेस सबका एक ही है, होमोसेपियंस का। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, इसके कारण कलर, कंपोजिशन, टेक्सचर हम लोग का अलग होता है। एपिजेनेटिक्स, जिस वातावरण में हमारे पूर्वज रह रहे हैं, 4 जनरेशन, 4 पुश्त लग जाता है एपिजेनेटिक्स चेंज होने में। अच्छा, ठीक, और हम तो अगर- खराब ही करते जा रहे हैं शायद। बिल्कुल। हाँ। तो साउथ इंडिया के लोग पाम ऑयल के लिए एपिजेनेटिकली कंफर्टेबल हैं, इसको खाते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग सरसों का तेल, घी खाते हैं। अब जब पैक्ड फूड बनाए, सरसों के तेल में बनाए तो साउथ इंडियन नहीं खाएंगे स्मेल के कारण, और नॉर्थ इंडियन अगर कोकोनट ऑयल में बनाए तो नहीं खाएंगे। तो पाम ऑयल इसलिए इस्तेमाल किया था, नंबर 1 चीप है, सस्ता है, कलरलेस है, इसमें कोई रंग नहीं आता है, ऑर्डरलेस है, इसमें कोई खुशबू, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बेस पे बना दिया, पैकेट बन गया। अब यही पैकेट साउथ इंडिया भेज दो, नॉर्थ इंडिया भेज दो, हर जगह बिकना है। फूड इंडस्ट्री टोटली कंज्यूमर साइकोलॉजी पे काम करती है। कभी भी फूड पैकेट को आपने देखा सफेद और सिर्फ उस ब्रांड का एक नाम लिखा और नहीं होगा, रंगीन, कमाई के लिए। उसमें में विविध और स्पेक्ट्रम में वीआईबी, रेड सबसे कॉमन होगा, येलो, ब्लू, ऐसे करके। रेड लाइट क्यों रुकने के लिए रेड तय किया गया था? कि ये लाइट दूर से दिखती है रिफ्रैक्शन सिस्टम में। तो बच्चे गाड़ी में जा रहे थे, दुकान पे लटकी रेड पैकेट की चीज मिली, बच्चे देख लिए। किसी भी फास्ट फूड के ब्रांड को आप रेड बोर्ड क्यों बनाते हैं? आप दूर से अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट हाँ। करें, कंज्यूमर साइकोलॉजी पे काम करते हैं। राइट। जब आप वहां पहुंच गए तो आपको खाने में ग्लूकोज, मतलब शुगर, कोई मीठी चीज ना भी पता चले तो सॉल्ट बढ़ा देते हैं ताकि आपको मीठा ना पता चले। आप एडिक्ट हो गए। अब अच्छा फील करके घर लौटे, लेकिन उस सुखवाद में लौटे, हेडोनिज्म में लौटे, हैप्पीनेस में नहीं लौटे। अगले दिन फिर उसी समय क्रेविंग होगी। जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली 3:30, आप 5 दिन 4 बजे कोई एक टाइम मीठी चाय और 2 कुकीज खा के देख लें। छठे दिन से अगर उसी समय तलब ना हो, उसी समय बिना घड़ी देखे आपको क्रेविंग ना हो, यार वो चाय और कुकीज मिल जाए ना, तो अच्छा टाइम हो गया। ये चाय की तलब है या कुकीज की तलब है? मीठे की तलब है, जो ना चाय तलब- की है, ना कुकीज की है। अच्छा, तभी मम्मी लोग कहती हैं कि ये सिर में दर्द हो रहा है, आज चाय नहीं मिली ना तो सिर में दर्द हो गया। दूसरा मैं जो कहता हूँ इसमें शुगर इज एडिक्टिव, इसका क्या मतलब है? जैसे अल्कोहलिक को अल्कोहल विड्रॉल में डालें तो बेचैन होगा, इरिटेबल होगा, लड़ाई नशा का रूप लेता है। जो शुगर एडिक्ट हैं वो जब छोड़ेंगे तो तीसरे दिन सबसे ज्यादा झल्लाहट होती है उनको। घर में लड़ाई करेंगे, ऑफिस में लड़ाई करेंगे। टाइम हो गया। अगर उनका विल पावर स्ट्रांग है, क्रॉस कर लिए 14 दिन, तब उनको रियलाइज होगा आज तक कर क्या रहे थे तुम। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कराता है शुगर। हाँ। अच्छा, ये ना मेरे कुछ एक सवाल ये सिद्धू वाली बात से रह गए हैं, मुझे लगता है मैं पूछ लूं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है चाय पूरी तरह बंद, तो क्या चाय से कैंसर होता है? दूध वाली चाय हाँ। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। चाइना कभी 6 महीने पहले एक पेपर पब्लिश, बहुत अच्छा पेपर है। हाँ। चाय, टी लीव्स ऐसा बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए, अच्छा। लेकिन टी को दूध में मिला के पीने की परंपरा भारत में ही इतनी कॉमन है, दूसरी जगह नहीं है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लू टी इस फॉर्म में पीते हैं। ब्लैक कॉफी पीते हैं, भारत में दूध वाली कॉफी चलती है। हाँ। चाय दूध के साथ जब कंबाइन करती, जो तत्व बनाती है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, बट ये कैंसर का कारक है? शुगर आप ऐड कर दे रहे हैं इसमें, मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक। दूसरा, चाय में क्या है? चाय के लिए कहा है वक्त बेवक्त, हर वक्त इस कम वक्त चाय का वक्त है।
तो आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अल्कोहल लेने वाले के है कि शाम के बाद घर जाके लेंगे, चाय तो आप कहीं ले सकते हैं। हाँ। अल्कोहल आप लेते हैं छुपा के लेंगे कि भाई लोग क्या समझेंगे कि चाय शराब तो पी रहे हैं। ऑफर करके लेंगे। चाय ऑफर करके लेंगे। हाँ। चाय कहीं भी नुक्कड़ पे खड़े होके पीते हैं तो आप चाय ज्यादा एडिक्टिव अब होते तो हैं। चाय पे चर्चा भी हो रही है। चाय पे चर्चा। हाँ, चीप पॉपुलर थ्योरी है। चाय शायद कुछ दर्शकों को पता हो ना पता हो, हिंदुस्तान में चाय की खेती हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे चाय कॉमन नहीं हुई थी। ब्रिटिशर्स अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने चाय की पत्ती पहले एक्सपोर्ट किया, यूनाइटेड किंगडम भेजा, फिर देखा इतनी चाय की पत्ती करूं क्या, इंडियन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इंडिया में कल्चर था सुबह दूध पीने का गुड़ के साथ, तो उन्होंने स्टॉल लगाया, चाय पत्ती रखी, दूध में चाय पत्ती डाली, जिसको अभी भी देखे होंगे पुराने लोग कहेंगे दूध में पत्ती मार दें क्या, ये करके एडिक्ट किया। साथ में पैसे देते थे चाय पीने के। जब आपको आदत लगी तो फिर चाय की पत्ती देने लगे, घर ले जाओ, सबको दूध में डाल के पिलाना। हाँ। और फिर हमारी चाय पत्ती हमारे हिंदुस्तानियों को बेचने लगे। तब से हम एडिक्ट हुए Habit दूध हो वाली गई। चाय के। और ये नींबू पानी का क्या राज है? 10 बजे सुबह नींबू पानी? नहीं, ये एग्जैक्ट घड़ी से उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। विटामिन सी, जैसे आपने सुना होगा ब्लू जोन ऑफ द वर्ल्ड, 6 ब्लू जोन डिक्लेयर किए गए जिसमें सैनिटेरियन 100 साल से ऊपर के लोग ज्यादा जीवित हैं। उस ओकिनावा जापान में एक छोटा सा गांव है, सबसे ऊपर है। विटामिन सी, उनके डाइट प्लान को जब देखा गया तो प्लांट बेस्ड, मतलब वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाते हैं। विटामिन सी बहुत लेते हैं, मतलब संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी, इस तरह की चीज़ लेते हैं। विटामिन सी एंटी एजिंग है, ऑल फॉर्म, मतलब चेहरे पे झुर्रियाँ का नहीं आना, कोलेजन को स्ट्रांग रखना, स्किन को ग्लो कराना। विटामिन सी अच्छा। सेल डेफिशिएंट होकर जो कैंसर के लिए प्रमोट होता है उसमें विटामिन सी का रोल है, वो रोकता है उसको। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चर्चा करते रहें कि क्या सिर्फ यही करेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं। कैंसर के मेन ट्रीटमेंट से रिकवरी में, रिलैप्स को रोकने में इसका जरूर मदद है। हल्दी की भी बात हुई थी। हल्दी की बात। हल्दी का जो इंटरनेशनल अच्छी। पेपर मेरा ही पब्लिश है। P53 हाइपरमिथाइलेशन एक प्रक्रिया है, कैंसर में डीएनए में होता है, इसको रिवर्स करती है हल्दी। हल्दी में भी कच्ची Controlling हल्दी करे। एज इट इज, खास करके काली मिर्च के साथ अगर लें तो बायोबिलिटी बढ़ती है, ये रिवर्स करती है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी। किसी चीज का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। तो ऐसा ना कि इसको सोच दो के साइड। हल्दी और Two side। काली मिर्च ही लेने लगे। एक बार सलाद फॉर्म में 4 स्लाइस कच्ची हल्दी का, नींबू निचोड़ के, काली मिर्च का पाउडर डाल के आप ले लें, ये जनरली आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये हम कैंसर डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपको मैं कैंसर। बताता हूँ कि मरीज कहते हैं दवा लिखते, मैं कहता हूँ घरेलू चीज बता रहा हूँ, वो दवा से ज्यादा आपके लिए कारगर। दवा से मतलब है हल्दी का एक्सट्रैक्ट कुरकुमिन फॉर्म में है, आप कैप्सूल खाएंगे, उससे बेहतर कच्ची हल्दी खाएं, ये बेहतर है। तो ये जो भी इन्होंने बताया है वर्ल्ड का रिसर्च, वर्ल्ड वाइड रिसर्च पेपर है, साइंस है इसके पीछे। हाँ। इसमें कोई ऐसा कहना कि आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, हाँ देखिए पॉलिटिशियन है, साथ में क्रिकेटर हैं, चौका छक्का मारने की आदत है, अतिशयोक्ति भी करते हैं, अतिरिक्त अलंकार भी बहुत लगा देते हैं जब बातचीत करते हैं। हाँ। इसमें इन्होंने थोड़ा सा, आजकल पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हैं, कुछ इंटरटेनमेंट शो में भी जाते थे, बाहर हैं, तो मीडिया में हट गए थे। तो इन्होंने देखा अच्छा मौका है चौका छक्का लगाने की। आयुर्वेद को आमतौर पर जोड़ दिया जाता है हिंदुत्व से, तो एक खास पार्टी जो अपने को हिंदुत्व का ठेकेदार समझ रही है, तो उनके लिए भी हो गया कि भाई ऐसा नहीं वही ठेकेदार है, हम भी ठेकेदार हैं हिंदुत्व को, देखो आयुर्वेद को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आयुर्वेद मॉडर्न साइंस का कोई लफड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। जिसमें जो अच्छाई है, अच्छे डॉक्टर का काम ही उस अच्छाई को उठाओ, अपने मरीज तक पहुंचाओ। मैं भी हालांकि कोशिश यही कर रही हूँ कि ये जब सस्ती चीजें हैं और हमारे आसपास मौजूद हैं, और आपकी अगर मुहर भी इसमें लग जाए कि डॉक्टर अंशुमन भी कह रहे हैं कि हाँ इन बातों में कोई तथ्य है, तो उसका सेवन लोग शुरू करें। अच्छा, खासकर 2 चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ, फिर मैं ये सिद्धू वाला जो रेमेडी थी उसको यहाँ पे रोक दूंगी। पहला तो नीम के पत्ते और दूसरा काढ़ा। ये खासकर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोविड के टाइम में हम सब ने काढ़ा पिया। अब वो हमें असर कर रहा है नहीं कर रहा है, पैकेट वाला हम लेकर के आ गए, उसको गर्म पानी खौलते पानी में डाल लिया या घर पे बना लिया, तुलसी और काली मिर्च लौंग डाल करके, वो एक अलग बात है। लेकिन काढ़ा सबने पिया और बड़ा ट्रस्ट है हम लोगों का काढ़े के ऊपर अब कोविड के बाद से। तो नीम की पत्ती और काढ़ा। कोविड का उदाहरण आपने सही चुना है, उसी से चलते हैं। हो रहे थे कोविड में, 10% लोगों को लक्षण आ रहे थे, उस 10% के 10% लोगों की मौत हो रही थी। हाँ। ठीक, ये आंकड़ा है। तो काढ़ा पी के 90% लोग तो अपने आप बच रहे थे, तो मेजॉरिटी तो अपने आप बच रहे थे।
काली मिर्च, दालचीनी, इन सब में कुछ में गुण है मतलब इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट भी है। काढ़ा के प्रमोटर ने उस समय ये नहीं बताया कि अमाउंट कितना लेना है, तो दालचीनी ज़्यादा लेके लोग लीवर फेलियर लेके आए थे, काली मिर्च ज़्यादा लेके गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में जिसको अल्सर हो जाना कहते हैं, उसको लेके आए थे। तो ये सच है कि भारतीय परंपरा में जितनी चीज़ें हैं कहीं न कहीं से औषधीय गुण है उसमें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप आयुर्वेद के चिकित्सक वैद्य के पास, जो डिग्रीधारी वैद्य है, झोला छाप नहीं, उसके पास जाएं, अपने प्रकृति दोष इसका अवलोकन करवाएं, आपकी संप्राप्ति एक कुंडली जैसी चीज बन जाएगी कि आपको क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, और कितनी मात्रा में लें, कब लें। ऋतु के हिसाब से चीजें बदल जाती है, किस ऋतु में क्या ले सकते हैं, किस ऋतु में नहीं। क्योंकि जनरल फॉर्मूला अगर दे दें, ये सारी चीजें अच्छी है, गुणकारी हैं, लेकिन जनरल फॉर्मूला ना करा के एक बार वैद्य से अपनी संप्राप्ति बना के तभी इसका सेवन करें। अब आपने ये आयुर्वेद की चर्चा और कुंडली वाली बात जब कर ही दी है, तो मैं वो चीज़ वापस से छेड़ दूं जो बीच में आपने कहा था कि हम कैंसर को मैनिफेस्ट करते हैं। ये एक लाइन मैंने सुनी थी अभी आपकी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? पहली चीज़ तो मेरा सवाल ये कि मैनिफेस्ट तो हम हमेशा अच्छी चीज़ करते हैं ना, बुरा तो कौन ही करता है। दूसरी बात, बैठे बैठे ये कौन ही सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाए, मुझे क्या मतलब, मैनिफेस्ट का मतलब तो आप बार बार उस चीज़ का ध्यान कर रहे हो या सोच रहे हो उसके बारे में, तो ऐसा कहाँ होता है? कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन नॉट ए डिजीज, ये मेरा स्टेटमेंट है। मतलब ये है कि समस्या कहीं और हुई, उसका मैनिफेस्टेशन कैंसर के रूप में निकल के आया, एक बात ये है। दूसरी बात कि जो लोग डिप्रेस्ड, एंग्सियस, हाइपोकॉन्ड्रियक, मतलब बार बार उनको लगता है मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, एडिक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट एडिक्ट से मतलब है सिगरेट, शराब, अल्कोहल, कोई भी दवाइयाँ, गांजा, चरस, इससे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैंसर का कारक हुआ। दूसरा, जो लोग ऐसे होते हैं एंग्जाइटी, जेलस, इस तरह का नेचर, उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव रेडिकल, फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल जिसको कहते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये जनरेट होता है। ये DNA को डैमेज करता है और हमारे सेल को एबनॉर्मल, जो मैंने कहा था कोशिकाओं को प्रताड़ना मिलती है, तो बार बार प्रताड़ना मिलती है, आप कोई भी व्यसन नहीं कर रहे हैं, फिर कैंसर क्यों हुआ? तभी हमने कहते सुना है कि उसने तो कभी कोई बुरी चीज को हाथ भी नहीं लगाया, वो तो दारू और सिगरेट भी नहीं पीता या पीती, मतलब महिलाओं की भी अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। बिल्कुल, उसमें बहुत सारी वजह है, जिसमें एक वजह है आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कॉन्टिन्यूस परसिस्टेंट। देखिए एंग्जाइटी सबको होगी, अगर कहा जाए इंसान है और दिमाग है तो एंग्जाइटी होगी, लेकिन वो एंग्जाइटी अगर परसिस्टेंट हो, स्ट्रेस परसिस्टेंट हो, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होगा, जो हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर का कारण बनेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसे लोगों का फूड हैबिट बहुत ख़राब होता है। अच्छा। हाँ, मतलब एबनॉर्मल टाइम पे खाना, रात को नींद नहीं आना, सर्कैडियन रिदम गड़बड़ है। नर्सेज स्टडी हुई यूके में, जिसमें देखा गया जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, रात में जगी रहती है नर्सेज, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा हुआ। बाद में उस स्टडी को लंबा किया गया, नर्सेज के अलावा लोगों को रिक्रूट किया गया, फिर मेल्स को रिक्रूट किया गया, देखा गया कि मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, जो भी सर्कैडियन रिदम, मतलब सूरज जगने पे हमें जगना चाहिए, सूरज के अस्त होने के बाद सोना चाहिए, इसको वायलेट करते हैं, मतलब पूरी रात जगते हैं, तो नाइट स्लीपिंग के लिए होती है। एक पिनियल ग्लैंड है, वहाँ पे क्लॉक है, घड़ी है, जो हमें चाहती है घड़ी की सुबह सूर्योदय के समय जग जाओ, सूर्यास्त के आसपास सो जाओ। वो गड़बड़ हुआ, जिसके कारण न्यूरो हार्मोनल, मतलब ब्रेन से नसें आने वाली, हार्मोनल मतलब हार्मोन सिस्टम चेंज गड़बड़ हुआ और कैंसर गड़बड़। तो इस हिसाब से तो पुलिस, मीडिया कर्मी भी रात में जागते हैं, नर्सेज, डॉक्टर, इस पेशे वाले जितने हैं वो लोग हो गए, कॉल सेंटर में काम करने वाले, क्योंकि इन्हें भी रात में जागना पड़ता है, तो ये तो कुछ पेशा ही ऐसा हो गया ये नाइट में जॉब करते हैं लोग। लोग। ऐसे स्टडी की गई थी, लेकिन अब ये है कि ऐसे जो रात में जग रहे हैं उनके लाइफस्टाइल को देखिए, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे प्रोसेस्ड फूड मंगा के खाएंगे और टाइम पे खाना बिलीव डिफरेंस। आजकल एग फूड जो आ रहे हैं प्लास्टिक कंटेनर में पैक होके, गर्म खाना आया, बिस्फेनॉल A, थैलेट्स और लीच किया केमिकल आपके खाने में गया, आप खाना खाया। अब चलिए कॉल आ गई, आप उठ के चले गए, खाने को रख दो, दोबारा माइक्रोवेव में गर्म कर दो, फिर गर्म हुआ और केमिकल लीच हुआ। ये से में ज्यादा होता है। तो मैं नहीं कहूँगा अपना पेशा बदल लो। अगर इस तरह का रिस्क है तो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बढ़ाओ। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे उसका मैं बताऊंगा आगे। एक्सरसाइज, गुड फूड, मेंटल स्टफ अपना ठीक करो, इसको करो ताकि अगर कुछ एबनॉर्मलिटी भी हो तो बॉडी डिफेंस सिस्टम से फाइट करके उससे हट जाए।
हाँ, लेकिन ये जो हम माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं और प्लास्टिक के कंटेनर में करते हैं, वो जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू खाना आता है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक जो आती है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, हम स्पेशली खरीद के ही उसको लेके बर्तन आते हैं बाजार से, वो भी कैंसर पैदा करता है। प्लास्टिक में 3200 केमिकल हैं, 3200 केमिकल्स। ओ हो तो प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। को कहा गया केमिकल ऑफ कंसर्न, मतलब इसमें कुछ तो है। सिर्फ 40 केमिकल की फुल स्टडी होके आई है। वो जो प्लास्टिक फ्री क्या माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक बोल रहे हैं, हाँ। उसमें क्या 1300 केमिकल की स्टडी हुई? जब प्लास्टिक आया था तो पता था कि इसमें बिस्फेनॉल ए है, ये तो बाद में स्टडी में पता चला। सिमिलरली अगर प्लास्टिक तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, अभी नहीं पता है, आने वाले समय में पता चलेगा। बीपीए फ्री प्लास्टिक पानी बॉटल, बिल्कुल, क्योंकि बीपीए के बाद बिस्फेनॉल ए के बारे में पता चल गया, इसलिए आप कह रहे हैं उसको। ओके। जिस केमिकल का आपको पता ही नहीं है अभी तक, उसके बारे में कहाँ आपने टेस्ट किया? माइक्रोवेव का रिसर्च अभी फाइनल रिपोर्ट आना है, लेकिन माइक्रोवेव का अत्यधिक इस्तेमाल से देख रहे हैं कैंसर बढ़ने का ट्रेंड है। अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि जितना कम हो सके माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें, फ्लेम कुकिंग करें, फ्लेम पे गर्म करें। माइक्रोवेव का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डर जाना है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। उसको इनर्ट जैसे कांच के बर्तन में, और प्लास्टिक बैग फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। बीपीए फ्री या किसी भी प्लास्टिक को गर्म करे। ये 2-3 बदलाव की जरूरत है। माइक्रोवेव तो मुझे लगता है आया ही जब से है, तो उसका असल यूज हो रहा है खाना गर्म करने के लिए ही। पहले तो गैस पे धीमी आंच पे रख के और खाना मम्मी गर्म करती थी, लेकिन अब माइक्रोवेव का यूज हर ऑफिस पे माइक्रोवेव रखा हुआ है कि लंच के समय हम जाते हैं और खाना माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। इसी के साथ एक चीज और, एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल आपका उसको कहते हैं बटर पेपर, नॉन स्टिक नॉन ग्रीजी पेपर, जिसपे आपका पिज्जा कवर होके आता है। हाँ। इन सब में इसको कैसे रेजिस्टेंट बनाया गया? ग्रीज फ्री हो, पीफैस कोटिंग की गई, पीफैस लीच करके उसमें जाएगा। अच्छा। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी इटसेल्फ, एल्युमिनियम का बर्तन ये इस्तेमाल होता था पहले, आपको याद होगा, गर्म करने में। स्लो पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिक है, बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन कराता है। बटर पेपर जो आप फॉइल की जगह रैप करने लगे हैं आजकल, वो गर्म खाने में लीच होता है उससे केमिकल। हमें तो यही पता है कि अब एल्यूमिनियम फॉइल पहले आदत लगाई गई, फिर कहा गया कि जी अब इसको छोड़ दो, और फिर कहा गया कि अब ये पेपर यूज करो, ये तो अच्छा है। बाजारवाद के सिस्टम को समझना चाहिए। जब सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल और घी फैशन में था, दोनों को बदनाम किया गया, विलेन डिक्लेयर किया है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को लॉन्च करना था। हाइड्रोजनेटेड ऑयल हर समय इन्फ्लेमेशन कराएगा शरीर के अंदर, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रॉफिट के लिए लॉन्च कर दिया गया। अब धंधा वाले ऑर्गेनिक का कल्चर आया, तो ऑर्गेनिक के नाम पे फिर उसको रिफाइंड को पीछे छोड़ा जा रहा है, ऑर्गेनिक को मार्केट लाना है। एल्युमिनियम फॉइल पहले बेच दिया, जब उस पर चर्चा हुई तो बटर पेपर लाना है। मैं वाकई बता रही हूँ आपको डॉक्टर, मैं आज भी यही सोच रही हूँ कि मैं बटर पेपर चूंकि यूज कर रही हूँ, तो अब तो मैं पेपर यूज कर रही हूँ, अखबार वाला कागज यूज करना नहीं, क्योंकि वो इंक्ड है। तो लेकिन मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, क्योंकि मैं अब एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर नहीं रही हूँ। आप बताएं कि कागज का ग्लास, बटर पेपर जिसपे गर्म चीजें रख रहे हैं, आप नॉर्मल प्योर पेपर पे रख के आप देखें, उसमें क्या पानी टिकेगा? गर्म पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा। उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक की फिल्म कोटिंग होती है, पीफैस कोटिंग होती है, जो नॉन ग्रीजी नॉन स्टिकी सब्सटेंस होता है, और ये कैंसर का कारक है। इसको कहा है फॉरएवर केमिकल, कयामत से कयामत तक रहने वाला रासायनिक तत्व। एक बार शरीर में आ गया तो निकलेगा नहीं, एक बार वातावरण में चला गया तो खत्म नहीं होगा। 1200 साल लगते हैं इसको डिग्रेड होने में। ओहो। अमेरिका अभी रिसर्च करके इन्वायरमेंटल एजेंसी ने ये कहा कि वाटरप्रूफ बैंडेड जो है ये मार्केट से हटाओ, इसमें पीफैस है। क्योंकि उसने वातावरण से वाटरप्रूफ बैंडेड निकाला, देखा इसमें पीफैस लीच हो रहा है, ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका इसलिए कर पाया कि नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई उन्होंने हटा दिया। हमारे यहाँ भी फैशन में है। तो जब हम नॉन स्टिक तवा में खाना बना रहे हैं, खास करके इंडियन कुकिंग, खुरेज के उस टेफ्लॉन कोटिंग को आप पेट के अंदर ले रहे हैं, तो आप क्या बैंडेड की चिंता करेंगे? जागरूकता हम भारतीयों को उस लेवल पे करनी है। हमने खुद अपने लोहे के तवे को छोड़ा और हम नॉन स्टिक लेके आए, कढ़ाई हमने अपनी छोड़ी लोहे की और हम नॉन स्टिक लेके आए। तो इस पे बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स।
B2B वो छोड़ रहे हैं, हम अपना रहे हैं। B2B, मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर खेती जहाँ मैं करता हूँ, उस फार्म का नाम मैंने रखा हो B2B, बैक टू बेसिक्स, कि मैं नेचुरल तरीके से फार्मिंग करता हूँ। ऑर्गेनिक भी मैं उसको नहीं करता हूँ, नेचुरल तरीके से जितनी ग्रोथ होनी उतनी हो। अभी संतरे आ रहे हैं, मैं पेड़ से तोड़ के संतरे खाता हूँ, बड़ा मजा आता है। मार्केट संतरे में नहीं है स्वाद। बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा इंसान को। लोहे की कढ़ाई, पीतल की प्लेट खाने की, मिट्टी का घड़ा पानी पीने के लिए, मिट्टी के पतीले में दूध गर्म कर लो। अब आप सोच रहे होंगे हम सोसाइटी में रहते हैं, कैसे होगा? नहीं, वो मैं बाद में आऊंगी, मतलब फ्रिज नहीं यूज करना है। फ्रिज की बात नहीं कर हाँ, रहा। घड़े में आपने कहा पानी। लेकिन हाँ, मैं तो पता नहीं कितने सालों से फ्रिज का पानी नहीं पिया। मैं तो घड़े का पानी पीता हूँ। अच्छा। मैं स्वस्थ हूँ। नहीं, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं पीतल के बर्तन रख नहीं सकती खाने के लिए। मेरे लिए तो स्टील के बर्तन ज़्यादा सस्ते हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टील का बर्तन कौन इस्तेमाल कर रहा है आजकल? तो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन पीतल तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना। बिल्कुल, तो पीतल और स्टील में तो स्टील आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। रिलेटिवली इनर्ट है, रिलेटिवली इनर्ट है। हाँ। पीतल भी रिलेटिवली इनर्ट है। कहने का मतलब मैं प्लास्टिक अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ। कोई भी रिलेटिवली इनर्ट मेटल पे आप आ जाएं, बेहतर है आपके लिए। ठीक। एल्युमिनियम ना इस्तेमाल करें, एल्युमिनियम लीच करता है। कांच के बर्तन। कांच के बर्तन कर सकते हैं। कांच के अब बर्तन जब हैंडल ये करना थोड़ा इतनी डिफिकल्ट। किचन की बात हो ही रही है डॉक्टर, तो किचन के जो फूड है, जो खाना हम बना रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी आप बताएं। और उस पे भी आने के पहले मैं वापस से अपने व्यूअर के लिए पूछना चाहूँगी कि हमने जितनी भी अभी तक चर्चा की है, वो चाहे प्रोसेस्ड फूड है, घर का एल्यूमिनियम फॉयल या बर्तन या आयुर्वेद, इन सब से जो कमियां आपने बताई हैं, उनसे कैंसर भी हो रहा है, बाकी रोग भी हो रहे हैं। बिल्कुल। ये जो रास्ता है, शुरुआत आपके पॉडकास्ट से उससे हुई थी, सफर और यात्रा की। रास्ता एक ही है, मंजिल अलग अलग है। किसी की छोटी मंजिल होगी तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, उससे आगे की मंजिल हार्ट अटैक, उससे आगे की मंजिल डायबिटीज, उससे आगे की मंजिल कैंसर। ये रास्ते और सफर से एक और सवाल मेरा है, वो लेकिन मैं बाद में पूछूंगी। आप मुझे किचन का लेकिन बताएं कि कैसा खाना है। अब इसको फूड को ब्राजील का क्लासिफिकेशन है, नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा NOVA, प्रोसेसिंग ऑफ फूड 1 2 3 4। 3 4 को प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। भारतीयों के लिए, साधारण के लिए मैं एक परिभाषा देता हूँ। 3 तरह की रसोई है। भगवान की रसोई, जिसको आप प्रकृति ने जैसे जो उपजा के दिया, आप एज इट इज खा सकते हैं। फल फूल सब्जियां आपको स्वस्थ रखेगी, अनलेस कि उसको बहुत ज़्यादा कीटनाशक और इसका प्रयोग न कर दिया हो। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय रसोई, उसमें बनने वाला खाना इंसान की रसोई है। और इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जैसे अपने रसोई का पूछा कि हमारी रसोई कैसी होनी चाहिए। और तीसरा है शैतान की रसोई। जितने पैक्ड, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रंग बिरंगे हरे नीले डब्बे में, हरे नीले पैकेट में आ रहे हैं, वो शैतान की रसोई है, आपको बीमार करेगी। P फॉर प्रोसेस्ड, P फॉर पॉइजन। राइट। अब चलिए बीच वाले पे आते हैं, इंसान की रसोई। डुएबल, करने योग्य। पॉडकास्ट को, इसको सुनने के बाद पॉज करें, किचन में जाएं, जो मैं कहता हूँ सीक्वेंस में देखना चालू करें। फ्रिज खोलें, खाना प्लास्टिक के बर्तन में रखा हुआ है, ये करना शुरू करना है आपको, जैसा डॉक्टर अंशुमन बता रहे हैं। हाँ। पानी की बोतल प्लास्टिक की फ्रिज में आपकी है। कोई चीज जो बच रही है उसको बटर पेपर में रैप करके आपने रखा हुआ है। चलिए अंदर। अब प्लेटें आपकी प्लास्टिक की है। चम्मच, डिस्पोजेबल्स आपने रखे हैं, चीनी मिलाने के लिए प्लास्टिक का स्ट्रॉ है। हाँ। ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो टेम्परली आपने प्लास्टिक का कप या पेपर कप, सो कॉल्ड बहुत फैंसी कप, बहुत रिच हैं तो बहुत फैंसी कप आपने पेपर का रखा हुआ है। हाँ। उसके Generally. अंदर जरा पिघला के देखें या आग लगा के देखें, आपको समझ में आएगा प्लास्टिक कैसे पिघल के निकलने लगा माइक्रोप्लास्टिक से। उसके बाद चलें बड़े अच्छे किचन की बात मैं करता हूँ। मॉड्यूलर किचन है, जब अब उसके व्हील्स को घुमाते हुए खोल रहे होंगे तो आपको उसमें जितने नॉन स्टिक के बर्तन दिख रहे हैं, जरा एक चाकू लें, खुरेज के देखें। उसको जिस भी केमिकल में डालना है, फॉर एग्जांपल एसिड या जिसमें डालना है, डाल के छोड़ दीजिए। 2 साल बाद खोल के देखिए क्या वो गला। अगर नहीं गला तो आपके पेट में जो गया कैसे गल जाएगा? एब्जॉर्ब होकर आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में घूम रहा है और बीमारी का कारण बन रहा है। आटे पे नजर डालिए, किसी पैक्ड कंपनी का आटा आप ले आए हैं, प्लास्टिक में आ रहा है। मैं जो गेहूं देता हूं आपको, उसका जरा आटा पिसवाएं। 20 दिन बाद अगर कीड़ा न लग जाए उस आटे में तो बताइएगा। कीड़े से आप इतनी नफरत कर रहे हैं। कीड़ा एक्चुअली मार्कर है, लिटमस पेपर है। वो वही चीज खाएगा जो जिसमें वो मर ना सके।
तो जो प्योर गेहूं उपजाया हुआ, जीएमओ नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट नहीं है, जिसमें कीटनाशक नहीं डाला, फर्टिलाइजर नहीं डाला, उसका आटा खराब होगा। तो मैं छोटी चक्की है मेरे घर में, उससे उतना ही गेहूं पिसवाता हूँ जितना 3-4 दिन में खत्म हो जाए, फिर पीस लेंगे। तो आपका आटा क्यों 2 महीने से पड़ा हुआ है? 2 महीने पहले कितने दिन से वो हाइपरमार्केट के अलमीरा में था? उसके कितने दिन पहले फैक्ट्री से आया? तो क्या आपके पास ऐसे पहुंच गया? कितना टाइम जो होगा? कीड़ा भी नहीं खा रहा है उसे हम खा रहे हम हैं। खा रहे हैं। मसाले का जरा जिक्र कर लें, बड़े सो कॉल्ड हाईफाई कंपनी हमने देखा, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान में कितना चला मसालों पे, स्टॉल में ETO स्टॉक। गैस, दिस गैस, दैट, आप खाए जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ड्राई फ्रूट्स कभी गड़ी, जिसको बोलते हैं गिरी, अखरोट की गिरी तोड़ें और उसको खोल के रख दें, देखिए कुछ दिनों में स्वाद बदल जाएगा। लेकिन अखरोट जो पैकेट में लेके आए वो तो आपका स्टोर है। देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट हैज डन टू योर फूड। कोई बताने को तैयार नहीं है आपके साथ। आप मजे में कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऑर्गेनिक है, लेबलिंग है, दिस है, दैट, एफएसएसआई को चिंता नहीं है आपकी। सब व्यापार चलता है। पर इंसानों की रसोई फिर बची कहाँ रह गई? है ही नहीं। बस या तो देवता वाली रसोई है जो आपने बताया, या शैतान वाली है, इंसान वाली तो गायब। तो अब इसी को आज दर्शक अपने रसोई की सफाई चालू कर दें। जितनी चीजें मैंने बताई उठा के फेंके। प्लास्टिक बैक टू फेंक दो, बेसिक्स। सेकंड फॉर्मूला, मिनिमलिज्म। आपकी एलिमेंट जरूरतें फेंक दो। कितनी हैं? इंसान की जरूरतें कितनी कम है, जरा सोचिएगा ध्यान से। मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत सीमित, जिंदगी बहुत कम है। राइट। तो आप अपनी जरूरतों को तय करें। हाँ। कितना महीने का चावल, महीने का गेहूं या आटा, कितना दलहन की, सारा 10 फैमिली आप जुड़े। मोर लेस एंजॉय मोर। उसके बाद आसपास ट्रेवलिंग डिस्टेंस घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो भी गांव है वहां जाएं, किसान से चर्चा करें कि इतने बीघे का खेत हम 10 फैमिली के लिए आप खेती करें, इसमें फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड ना डालें, राइट। इसमें फसल ज़्यादा हो कम हो हम आपको पैसे पूरे देंगे। हाँ। आप वहाँ से प्रोक्योर करें, घर लाएं, छोटी सी चक्की, गेहूं घर में पिस गया, चावल सिर्फ हंस हटा के, जो एक्चुअल ब्राउन राइस है वो आपको मिल गया। सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल निकलवाइए, आपका इस्तेमाल हो गया। किसान के पास गाय भैंस जो भी है उससे घी मिल जाएगा आपको। दलहन किसान आपके लिए कर देगा। सब्जियां आसपास कहीं उपजा लीजिए। 100% प्योरिटी। अब आप सोच रहे हैं कि ऑफिस करें कि इधर जाएं, अनडुएबल बता रहे हैं, आइडियलिस्टिक बता रहे हैं, लेकिन डुएबल नहीं है। 10 फैमिली मैंने कही है, 10 फैमिली कभी जो कोई चला गया, कभी कोई चला Exactly. गया। हाँ। महीने में शायद आपका टर्न आए ना आए। एक फैमिली इस बार गई, आपका 10 महीने बाद नंबर आने वो तो वाला। पिकनिक बनाने भी वहां पे जा सकते हैं। पिकनिक बनाने जा हाँ। सकते हैं। सेहत चाहिए तो फिर इतना तो करना होगा। भाई अपने लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? या दूसरा तरीका है, जितना समय बचा के आप चाह रहे हैं मैं थोड़ा और कमा लूं, वो पैसा आपका वेंटिलेटर पे खर्च होने वाला है। पैसा साथ में तो आएगा नहीं। थोड़ा इसी को कर लीजिए एंजॉय। गांव जाइए, गांव से सामान लेके आइए, पिकनिक करके